The chapter is Janapadas and the Mahajanapadas. So, in the earlier chapters, we have studied about the Vedic civilization and the social and political condition of the people. हम लोग पढ़े थे कि वैदिक पीरियड के टाइम पे लोगों का कंडीशन क्या था, किंग कैसे रूल करता था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे. द सोसाइटी एट दैट टाइम वॉज एडवांस्ड. टाउन, सिटीज़ एंड इवन किंगडम्स और जनपदास had come up towards the later Vedic period. अर्ली वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड था, अर्ली और लेटर. अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग देखे थे किंगशिप हेरिडिटरी नहीं था, किंग के पास ज़्यादा पावर नहीं हुआ करता था, विमेन का कंडीशन अच्छा था. इस तरह से काफ़ी सारा डिफरेंसेस था. लेटर वैदिक पीरियड में किंग वॉज मोर पावरफुल, द कंडीशन ऑफ द विमेन वॉज नॉट दैट गुड. सो लेटर किंगडम्स एक्सपैंडेड, किंगडम्स और बड़ा होते गया और उसको जनपदास बोला जाने लगा. द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड ट्रेडिशनल लिटरेचर, पुरानास जिसको बोलते हैं, ये सब से हम लोगों को यही सब है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इन सब को पढ़कर हम लोगों को उस पीरियड के बारे में पता चलता है. तो व्हाट इज़ जनपदा? अ रीजन इनहैबिटेड बाय अ ट्राइब और अ जना वॉज कॉल्ड जनपदा. मतलब जहाँ एक तरह के लोग रहते हों उस एरिया को जनपदा बोलते हैं. लिटरली द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट. गांधार, कुरु, पंचाला, विदेहा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये सब जनपदास का रीजन है. उस टाइम पे ये सब नाम था. इन द बिगिनिंग पीपल बिलोंगिंग टू सेम ट्राइब इनहैबिटेड अ जनपदा, बट विथ एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट्स दे केम टू बी नोन एज महाजनपदा. सपोज इतना बड़ा रीजन है जहाँ पर लोग एक जैसे लोग ही रहते हैं, सारे सपोज सारे राजपूत रहते हैं, तो वो एक जनपदा हो गया. बाद में ग्रेजुअली क्या हुआ, किंग इतना पावरफुल होते गया कि वो वॉर के थ्रू दूसरा जगह भी कैप्चर करने लगा, तो उसका रीजन बड़ा होने लगा, तो वो जनपदा से महाजनपदास कहलाने लगा. मगध, वत्स, अवंती, कोशाला, मत्स्या, अंगा, काशी, ये सब महाजनपदास का एग्जाम्पल है. इनमें से बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मगध. द मगध emerged as the most powerful महाजनपदा as it conquered the territories of other महाजनपदास. वो बहुत सारे महाजनपदास को कैप्चर कर लिया. एक था ये कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस विथ डॉटर्स ऑफ देयर रूलर्स वॉज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग पावर. ये क्या करता, मतलब यहाँ के किंग क्या करते थे, अपना बेटा या बेटी का शादी दूसरे महाजनपदा के राजा के बेटा या बेटी के साथ कर देते थे. तो जब शादी वाला रिश्ता बन जाता था तो फिर वो लोग आपस में अटैक नहीं कर पाते थे. और अगर ये लोग उस घर से मतलब मगध का किंग अगर दूसरे के किंगडम से डॉटर इन ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ डॉटर इन लॉ, तो वो किंगडम का थोड़ा पार्ट भी ले लेता था. तो इस तरह से शादी के अलायंसेस के थ्रू ये अपना किंगडम मगध बढ़कर ज़्यादा हो गया. ऑल दिस महाजनपदास लेटर बिकेम पार्ट्स ऑफ मगध एम्पायर. तो जितना भी ये सारा महाजनपदास था बाद में मगध का ही पार्ट बन गया. There were a few kingdoms where the rulers were chosen by the people of the kingdom. These kingdoms were called Ganasanghas. The office of the ruler was not hereditary. Some of the important Ganasanghas are Lichavis of Vaishali, Sakyas of Kapilvastu, Ridges of Mithila, and this is, the word is not actually very clear. I guess it is Malas of Pava. तो जैसे अभी होता है कि रूलर को इलेक्ट कौन करता है, हम लोग करते हैं, तो वैसे उस टाइम पे भी कुछ किंगडम्स था जहाँ पर लोग चूज़ करते थे कि हम लोग का रूलर कौन होगा. और एक रूलर किंग के मर जाने के बाद दूसरा रूलर के लिए फिर से लोग ही चुनते थे. हेरिडिटरी नहीं था कि जो राजा मर गया उसका बेटा ही राजा बनेगा. यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. देयर वॉज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक. जैसे हर स्टेट में एक ये होता है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट होता है, वैसे ही हर एक रिपब्लिक में एक असेंबली होता था जहाँ लोग कंप्राइज्ड ऑफ पीपल वो लॉज बनाता था. द राजा और किंग वॉज द हेड. उस असेंबली का हेड ऑब्वियसली किंग होता था. काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है. जैसे एक है बिम्बिसरा. ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड फार साइटेड रूलर. फार साइटेड रूलर मतलब वो दूर का बहुत सोचता था. नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर but also had an efficient administration. He never tolerated any inefficient official. वो कभी भी किसी inefficient official को, मतलब कोई official अगर अपना काम नहीं कर रहा है
तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होता था, या तो हटा देगा या पनिशमेंट देगा। विलेज का जो हेडमैन था ग्रामिनी, वो उससे कंसल्ट करता था विलेज के बारे में। बिम्बिसारा's कैपिटल वॉज राजगृहा नियर पटना इन बिहार। अजातशत्रु द सेकेंड मगध किंग एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल पतलीपुत्र इन विलाज। पतली वॉज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। Patliputra in village. Patli on the bank of river Ganga. He annexed Koshala, Kashi, Vaishali and extended his empire. He built a fortress to keep a watch over Lichavi rulers to the north of river Ganga. अजातशत्रु भी काफ़ी एक अच्छा रूलर था। इसका कैपिटल था राजगृह, इसका था पतलीपुत्र, ये भी बिहार में ही है। ही एनेक्स्ड कोशाला, मतलब एनेक्स्ड मतलब कैप्चर किया, कोशाला, काशी, वैशाली, ये सब जगह को वो एक किला बनाया ताकि वो लिच्छवी रूलर्स पे नज़र रख सके। तो ही बिल्ट अ फोर्ट्रेस टू कीप अ वॉच ओवर लिच्छवी रूलर्स टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा। अजातशत्रु बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। नेक्स्ट रूलर इज दर्शक। अकॉर्डिंग टू पुरानाज ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। इसके बारे में ज़्यादा है नहीं। टू इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज शिशुनागाज एंड नंदाज रूल्ड द मगध। आफ्टरवर्ड्स मगध अटेंड अ प्रेस्टिजियस। शिशुनागास और नंदास के अंडर में, इसके बाद दर्शक के बाद ये दोनों डायनेस्टी रूल किया। नंदास के अंडर में मगध का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, काफ़ी टेरिटरीज आगे और ज़्यादा बढ़ गया था। द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज घननंदा। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BCE टू 322 BCE। नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हर जगह होता है। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन्जॉयड वास्ट पावर्स। उसके बाद बहुत सारा पावर था। आर्मी का हेड हुआ करता था और वो वॉर्स में वही आगे रहता था। उसको किंग को लोग भगवान के जैसे मानते थे। बहुत सारा ऑफिशियल्स मतलब मिनिस्टर्स उसको हेल्प करता था डेली का काम करने में। उन ऑफिशियल्स को महामत्रास बोलते थे। दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री के बराबर ही वो लोग काम करते थे। जैसे आर्मी का चीफ सेना नायक, संग्रहित्री ट्रेजरर जो रुपया पैसा का ज़्यादा हिसाब रखता था, पुरोहित प्रीस्ट जो सारा पूजा वगैरह कराएगा, ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज। अयुक्तास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। जैसे हम लोगों का डेमोक्रेसी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, तो वैसे ही है। पूरे किंगडम को रूल करने के लिए ये लोग थे, फिर हर एक स्टेट को रूल करने के लिए भी ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे जिनको अयुक्तास बोलते थे। जो किंगडम को रूल कर रहे हैं वो महामत्रास, और जो मिनिस्टर्स स्टेट लेवल पे काम करते हैं उसको बोला जाता था अयुक्तास। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स वॉज मेड बाय द काउंसिल इन द रिपब्लिक्स। द मिनिस्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। किंग काफ़ी पावरफुल था और डिसिप्लिन था उसके पास। डिसिप्लिन्ड आर्मी था। इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स, चैरियट्स, मतलब इन्फेंट्री मतलब जो सोल्जर्स लोग पैदल चलते हैं। तो हम लोग को पता है कि सोल्जर का कोई पैदल चलता है, कोई घोड़ा पे रहता है, कोई हाथी पे रहता है, तो उसी तरह से अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन वर्णा सिस्टम। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े। ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। ब्राह्मण्स क्या करते थे? पूजा पाठ का काम। क्षत्रियास वॉर में जाते थे, सोल्जर थे। वैश्यास मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे। और शूद्रास ये तीनों क्लास का काम करते थे और फार्मिंग वगैरह का काम करते थे। तो क्षत्रियास को ब्राह्मण से ज़्यादा अच्छा माना जाता था। वैश्यास वेर कॉल्ड गृहपतिस जो एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग और ट्रेड का काम करता था। और शूद्रास का काम था बाकी तीनों का काम करना। वर्णा सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क। मतलब जो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है वो क्षत्रिय ही होगा, भले ही उसको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो वही था कि वर्णा सिस्टम बर्थ के ऊपर बेस्ड था और लोग अपना कास्ट को चेंज नहीं कर सकते थे। फैमिली को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। विमेन का पोजीशन काफ़ी अच्छा था। विमेन वेदास के बारे में पढ़ती थी, एजुकेशन उनको दिया जाता था। देयर वर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। कुछ लोगों को टच नहीं किया जाता था, तो अनटचेबिलिटी का सिस्टम था। रिलीजियन, द रिजिडिटी ऑफ वर्णा सिस्टम, मतलब स्ट्रिक्ट जो था इतना वर्णा सिस्टम कि कोई अपना कास्ट चेंज नहीं कर सकता।
and the strict rituals made people drift away from Brahmanism and Hinduism. लोग ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से दूर जाने लगे क्योंकि लोगों को लगने लगा कि यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा लोगों को बुद्धिज़्म और जैनिज़्म लगने लगा। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम एज दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कास्ट सिस्टम नहीं था और इतना रीति रिवाज भी नहीं था, रिचुअल्स नहीं था। तो ये इससे दो क्वेश्चन आता है, वाई बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वेर पॉपुलर? बिकॉज it did not have any type of casteism and rituals. And what made people drift away from Brahmanism and Hinduism? लोग ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से दूर क्यों जाने लगे? Because of the rigidity of Varna system and strict rituals. Next topic is economic condition. The use of iron brought a radical change in the life of people of Magad. उनका मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग, मतलब जानवरों को पालना ताकि दूध, मीट और ये सब चीज़ मिले, और एग्रीकल्चर। The tiller was considered to be the owner of the land he cultivated. टिलर मतलब जो प्लॉइंग करेगा, माना जाएगा कि वो ज़मीन उसी का है। The land revenue was charged from 1/12 to 1/16 of the total produce of the year known as भाग। 1/12 to 1/6 के बीच में लैंड रेवेन्यू था, जितना प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर हम कोई 1200 kg राइस कल्टीवेट कर रहा है, तो सी दिस इज़ लाइक दिस, कोई 1200 kg राइस कल्टीवेट कर, तो वो टैक्स कितना भरेगा? 1/12 कट करेंगे तो 100। इसका मतलब अगर वो 1200 kg वीट लगाए ग्रो करेगा तो उसको 100 kg गवर्नमेंट को, किंग को देना होगा। यही होता था टैक्स सिस्टम। इसी को भाग बोलते थे या शेयर। कौन सा क्रॉप्स ज़्यादा उगाया जाता था? वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, ये सब। जनरली एक साल में 3 तरह का क्रॉप्स उगाया जाता था। देयर वेर मेनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, इस तरह का काम भी था। द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वेर ऑल्सो वेल डेवलप्ड। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस विच वेर कॉल्ड एज गिल्ड्स। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि यूनियन सिस्टम होता है, लेबर का यूनियन होता है। एक फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स है वो लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि किसी के भी अगेंस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अत्याचार हो, तो वो लोग एक पार्टी बनकर पूरा रिवोल्ट करेंगे। तो वैसे ही हर अलग अलग काम के लोग, वोकेशन के लोग अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे जिसको गिल्ड्स बोला जाता था। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड नोन एज श्रीनी, और गिल्ड का जो हेड होता था उसको श्रीनी बोलते थे। ट्रेडर्स को टैक्स देना पड़ता था किंग को। मनी का काफ़ी अच्छा सिस्टम था। कॉइन्स था। कॉइन्स वेयर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। दीज कॉइन्स वेयर पंच मार्क्ड। पंच मार्क्ड क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें कोई ना कोई साइन पंच किया हुआ रहता था। वही एनिमल का साइन, सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स, कुछ भी। मगध हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। ट्रेड सिस्टम काफ़ी इस्टेब्लिश्ड था। बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाउन्स है, पूरा नगर्स, एंड बहुत बड़ा बड़ा टाउन्स है, लार्ज टाउन्स, जिसको बोला जाता है महानगर्स। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, बिहार में चंपा, फिर बिहार में राजगृहा, श्रावस्ती, कौसंबी, वैशाली, इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वेयर, पोर्ट्स मतलब जहाँ से शिप से सामान आएगा जाएगा। तमरा पर्वु इन श्रीलंका, सुप्रिक, सोपारा, इस तरह से लर्न करना होगा। नेक्स्ट, मगध अ सक्सेसफुल एम्पायर। मगध इतना सक्सेसफुल क्यों था? वो एक महाजनपदा कैसे बना, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू वो अपना किंगडम बढ़ा लिया, शादी करवा के, और लड़ाई करके भी। लेकिन इतना सक्सेसफुल होने का सिर्फ ये सब कारण नहीं है। इसका रूलर्स बहुत अच्छा था, फार साइटेड था, जैसे अजातशत्रु और बिंबिसारा। ये लोग बहुत दूर का सोचकर रूल करता था, तो लोग खुश रहते थे। फिर मगध के पास गंगा था, तो गंगा रिवर के कारण ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता पड़ा, ट्रेड में भी और लोगों के आने जाने में भी। तो इट प्रोवाइडेड, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एग्रीकल्चर काफ़ी प्रोडक्टिव था। फिर इतना सारा आयरन माइंस था कि लोहा बहुत मिला। आयरन बहुत मिलने से क्या हुआ? टूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, तो एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हुआ और बाकी काम भी अच्छा हुआ। एलिफेंट्स मिलिट्री के टाइम पे मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉर वगैरह में। तो पास के जंगल से एलिफेंट्स मिलता था, तो वो भी एक एडवांटेजियस रीज़न था। उसका जो 2 कैपिटल था, राजगृह एंड पाटलिपुत्र, उसको बिंबिसार और अजातशत्रु जैसा एफिशिएंट रूलर रूल करता था। एन एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन
मनी का सिस्टम बहुत अच्छा था, सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी पीसफुल था, लोग प्रॉस्परस थे, विमेन का पोजीशन अच्छा था, ब्रिज वगैरह काफ़ी अच्छा था, मगध का रोड्स अच्छा था। तो ये सारा रीजंस मिलाकर मगध को इतना सक्सेसफुल बनाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर जनपदास एंड महाजनपदास।